हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बारे में, क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स बना चुके हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी रहते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज़ को भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ताकि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये भी आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट हो और हमारी लेक्चर सीरीज़ की तरह। तो अगर अभी तक आपने इस पर हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लेक्चर हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन वगैरह, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ईडीसी पर, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। वहाँ पर भी आपको लेसन्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम है क्या, उससे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी आपका प्रैक्टिकल सिस्टम होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए सीएनसी सिस्टम जो है आपका, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो कई बार एक पूरे के पूरे सिस्टम को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जनरली करते क्या हैं, उस पूरे सिस्टम को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, या फिर आप कह लें डिफरेंट पार्ट्स की हम फंक्शनिंग अलग अलग रखते हैं, ठीक है, और उनको आपस में इंटरकनेक्टेड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमें उससे टास्क परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो अब हमें उस पूरे सिस्टम को अगर हमें एनालाइज करना है तो वहाँ पर हमारा यूज़ होता है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। कि पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हमें एनालाइज करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपका ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम है क्या जनरली? ब्लॉक डायग्राम क्या है? आपका जो आपका सिस्टम है, मैंने बताया है, उसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्योंकि उसको हम एक ब्लॉक वाइज हम उसको पूरे को लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपरली हमारा सिस्टम किस तरीके से क्रिएट हुआ है, और अगर कोई उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या उस पर्टिकुलर जो हमारा सिस्टम में एलिमेंट लगा हुआ है उसको अकॉर्डिंगली हम चेंज या फिर मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए ठीक कर सकते हैं। वो आपको फर्दर ऑटोमेशन में पता लगेगा। तो एक तो पहला आपका था कि पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का। दूसरा ये क्या बताता है कि किसी भी सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑटोमेशन में। जैसे कि अगर काफ़ी सारे इनपुट्स मेरे आ रहे हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए एक मेरा फ्लोट स्विच से आ रहा है, ठीक है, एक सोलेनॉइड वॉल आ रही है। ये खैर काफ़ी डीप आपको ये सब्जेक्ट है। तो कई बार उनके इनपुट्स आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे को सिस्टम पर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इन इनपुट्स पर, ठीक है। तो जनरली ब्लॉक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी, कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो कि इनपुट किस टाइप के हो सकते हैं और आउटपुट क्या होता है, ठीक है। आउटपुट जैसे ये है कि आपका कोई मोटर वगैरह है, उसको रन करानी है, तो वो आपकी मोटर तभी रन होगी जब आपके इनपुट जो है वो अकॉर्डिंग टू होंगे इस सिस्टम के, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, जो प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, यानी कि ब्लॉक डायग्राम के कुछ फंडामेंटल आपको रूल्स बता देता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, किसी भी फिजिकल सिस्टम का। ये बॉक्स आप यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई ब्लॉक डायग्राम है किसी फिजिकल सिस्टम का। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मेरा एक इनपुट है और यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका आउटपुट है वो आपका इक्वल टू होता है गेन इनटू इनपुट। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आउटपुट जो मिलेगा वो इनपुट इनटू गेन होगा। अगर गेन जी है और इनपुट आपका है, आपका ए है, तो और आउटपुट आपका सी है, तो ये समझ लीजिए सी इज इक्वल टू होगा ए जी,
ठीक है। अगर आउटपुट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको जी से गेन को, और ये इनपुट है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इनटू गेन, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको इसमें एक और बात ये समझनी है कि जैसे कि मैंने डिस्कस किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि हम पर्टिकुलर रेफरेंस सिग्नल को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप कंट्रोल सिस्टम वाला जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है उसको आप जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर सपोज कीजिए ये मेरा ब्लॉक डायग्राम यानी कि इसका गेन जी है, ठीक है, और ये मेरा इनपुट है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ आर एस से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो आउटपुट है मेरा उसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं सी एस से। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो सी एस होगा यानी कि आउटपुट होगा वो होगा गेन यानी कि जी इंटू आर एस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं आनी चाहिए। ये तो हो गया आपका ये मतलब गेन और इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या है। दूसरा इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है समिंग पॉइंट। ये भी आप समझ लीजिए कि समिंग पॉइंट होता क्या है। समिंग पॉइंट जनरली क्या होता है आपका, जहाँ पर मोर देन वन सिग्नल ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, वो समिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्रॉस, और मोर देन वन सिग्नल, एक सिग्नल सपोज कीजिए ये आ रहा है आपका, इसको मैंने बोल दिया एक्स, और एक सिग्नल है मेरा वाई, ठीक है। ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं इस पॉइंट पर ही, दो या दो से ज़्यादा सिग्नल, एक यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, जैसे मैंने यहाँ प्लस लगाया माइनस लगाया, तो यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, और ये मेरा आउटपुट मिल रहा है अकॉर्डिंगली जेड। तो जेड इज इक्वल टू होगा मेरा एक्स प्लस वाई, अगर यहाँ पर प्लस है, और ये हो सकता है एक्स माइनस वाई, यानी कि एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं समिंग पॉइंट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और जो प्लस और माइनस सिग्नल है ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बताएंगे इस सिग्नल के, मतलब सेम जैसे कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक में आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर भी इनके मिले हैं, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी आपका नहीं दिया हुआ है साइन, जैसे पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पॉजिटिव मानना है, ये भी आप बात ध्यान में रखें। उसके बाद एक और है मेरा टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो टेक ऑफ पॉइंट आपका है क्या, टेक ऑफ पॉइंट क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से आपका सिग्नल जो है वो फीडबैक पर्पज़ के लिए लिया जाता है। यानी कि सपोज कीजिए जैसे फीडबैक का कॉन्सेप्ट, फीडबैक वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको फीडबैक का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि फीडबैक का मतलब क्या होता है। वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो ईडीसी वगैरह में के लेक्चर में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो मैं आपसे बता क्या रहा हूँ कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हम फीडबैक पर्पज़ के लिए सिग्नल को लेते हैं वो कहलाता है आपका टेक ऑफ पॉइंट। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम इनपुट साइड से, ठीक है, इनपुट से मेरा सिग्नल आ रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है मेरा टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से मेरा आउटपुट जा रहा है जिसे आपने Z से डिनोट किया है ऊपर, और ये मेरा टेक ऑफ पॉइंट बताया। तो अब यहीं से हम एक सिग्नल लेंगे फीडबैक पर्पज़ के लिए, ठीक है, इसे हम कहते हैं फीडबैक सिग्नल, ठीक है। और किधर जा रहा है, ये इनपुट साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से हम फीडबैक पर्पज़ के लिए सिग्नल वो लेते हैं वो कहलाता है हमारा टेक ऑफ पॉइंट। आई होप ये सब आपको क्लियर हुए होंगे। इन टर्मिनोलॉजीज को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब ये बीच में आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। उसके बाद एक है मेरा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है आपका, फॉरवर्ड जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि डायरेक्शन जो होगी फ्लो की वो इनपुट टू आउटपुट होगी, ठीक है, इनपुट टू आउटपुट होगी। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है आपका फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होगी इनपुट टू आउटपुट होगी। जैसे ये मेरे पास सपोज कीजिए दो ब्लॉक्स हैं, ये इनपुट साइड और ये आउटपुट साइड, इसका गेन मान लीजिए आप G1, इसका गेन मान लीजिए आप G2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि जो आपकी डायरेक्शन होगी
वो फ्लो की वो होगी इनपुट टू आउटपुट, तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड पाथ। उसके बाद है हमारा फीडबैक पाथ। और फीडबैक क्या पाथ क्या होगा आपका, जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया फॉरवर्ड पाथ क्या होगा आपका इनपुट टू आउटपुट साइड। अब आपका जो फीडबैक पाथ है, तो फीडबैक पाथ क्या होगा आपका, जैसे इसका रिवर्स कर लीजिए, यानी कि आउटपुट टू इनपुट, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी वो होगी आपके आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मली ड्रॉ करके बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका कोई ब्लॉक लगा दिया है, ये आपका समिंग पॉइंट है, ये आपकी इनपुट आ रही है, यहाँ से आपकी आउटपुट जा रही है, और ये टेक ऑफ पॉइंट से लेके मैंने यहाँ पर इनपुट ये समिंग पॉइंट पर आपके कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ आ रहा है आपका, ये कहलाएगा आपका फीडबैक पाथ। ठीक है, आगे मैं इसको और डिटेल में आपको क्लियर कर दूंगा। जस्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आउटपुट से इनपुट की साइड हमारा सिग्नल जाता है या जो पाथ है वो कहलाएगा आपका फीडबैक पाथ। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैनोनिकल फॉर्म और सिंपल फॉर्म ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये जो फॉर्म है जिसे हम कह रहे हैं सिंपल फॉर्म, इसमें जनरली आपका होगा क्या, कैनोनिकल फॉर्म में होगी क्या, एक तो इसमें होगा आपका फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, उसी के साथ साथ एक होगा इसमें आपका फीडबैक पाथ, एक होगा इसमें आपका समिंग पॉइंट, और एक होगा इसमें आपका टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, जो मैं पीछे ड्रॉ कर रहा था वो यहाँ पर आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको फीडबैक पाथ का भी और बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरा कोई ब्लॉक। ठीक है, इसका गेन है GS। मैंने कहा था आपसे कि एक समिंग पॉइंट होगा, ये रहा आपका एक समिंग पॉइंट, एक फॉरवर्ड पाथ होगा, तो हम उस फॉरवर्ड पाथ को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा फॉरवर्ड पाथ हो गया। फॉरवर्ड पाथ है तो इसमें इनपुट भी होगा, तो इनपुट को हम डिनोट करते हैं RS से, यानी कि इनपुट सिग्नल वैसे मेरा RT होता है टाइम डोमेन में, या रेफरेंस सिग्नल भी जिसे कहते हैं, RT इसीलिए कहते हैं। उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है मैंने RS। अगर आपने हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, तो आपको और बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो ये RS है, यानी कि आपका रेफरेंस इनपुट सिग्नल है, और CS होगा यहाँ पर आउटपुट, यानी कि कंट्रोल्ड आउटपुट सिग्नल। तो C से उसको इसलिए डिनोट करते हैं, टाइम डोमेन में इन्हें कहते हैं CT, इसे कहते हैं RT। ठीक है, तो ये मैंने कहा आपको एक फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा, एक समिंग पॉइंट हो गया है, और एक क्या रह गया आपका टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये टेक ऑफ पॉइंट हो गया आपका, और यहाँ से जो सिग्नल मैं इनपुट साइड पर देने वाला हूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका फीडबैक पाथ। ठीक है, तो और इसके बीच में एक ब्लॉक और लगाएंगे हम, वो है HS। इनके सभी के मीनिंग में आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर एक कुछ और हम टर्म इंक्लूड करेंगे, एक है ES, इनके बारे में मैंने बता रखा हूँ कंट्रोल में ही, और एक है हमारा BS। फिर भी मैं इनको एक बार और बता देता हूँ आपको कि इन सब का मतलब क्या है। तो जो RS है आपका, मैंने बताया है आपको, वो क्या है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यानी कि जो अपने इनपुट दिया था वो था आपका RT, जिसे रेफरेंस सिग्नल भी कह रहे थे आप। एक है हमारा CS क्या है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट CT, या इसे हम कंट्रोल्ड आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो कंट्रोल चाहिए। आगे जो फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे कंट्रोल में, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल आउटपुट और अनकंट्रोल्ड आउटपुट क्या होते हैं। उसके बाद है एक ES। E से क्या पता लग रहा है आपको, E फॉर एरर, और ES क्या है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर सिग्नल, जिसे डिनोट करते हैं हम ET से भी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका ES होगा। उसके बाद है एक मेरा सिग्नल BS क्या है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फीडबैक सिग्नल, और एक है आपका HS क्या है आपका फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। इसी तरीके से GS क्या है आपका, वो है आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन।
ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा इन सभी के बारे में। आगे जैसे जैसे हम इनमें बढ़ते जाएंगे तो आपको और बेहतर ढंग से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कैनोनिकल फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है जब हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसी में ही कि ये हमने ड्रॉ किया था पीछे GS HS, ठीक है, समिंग पॉइंट लगाया था मैंने, ये फॉरवर्ड पाथ था, ये RS था, ये CS था, टेक ऑफ पॉइंट से ये फीडबैक सिग्नल जा रहा था, प्लस माइनस BS था ये, और ये ES है आपका। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो CS अपॉन RS होगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो होगा क्लोज लूप सिस्टम का, ये पूरा आपका क्लोज लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसका ये वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या है इसका, या फिर ट्रांसफ़र फंक्शन हम समझ लें सिंपल वे में कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा सिंपल क्लोज लूप सिस्टम का, उसको हम डिनोट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि CS अपॉन RS। वो आपका होगा GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS इंटू HS। इस फॉर्म का आपको ध्यान में रखना है। यही आपकी समझ लीजिए पूरे कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होगी, जहाँ पर भी कोई क्लोज लूप सिस्टम की बात आएगी, क्लोज लूप सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन की बात आएगी। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है, और अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है आपका नेगेटिव फीडबैक हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर से आपको कह रहा हूँ कि नहीं देखा है तो EDC की प्लेलिस्ट में जाकर आप फीडबैक वाला देख लीजिए, आपको और बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक हमने यूज़ किया है। ठीक है, मतलब उल्टा है, अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव फीडबैक। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या ट्रांसफ़र फंक्शन होता है एक सिंपल क्लोज लूप सिस्टम का। उसके बाद हम रूल्स देखेंगे, कुछ की रूल्स क्या हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के। कुछ रूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे ब्लॉक्स हैं जो सीरीज़ में है या कैस्केड में हैं, उनके बारे में क्या हमारा इसमें रवैया होगा। ठीक है, जैसे कि आपको समझा देता हूँ कि ये 2 ब्लॉक हैं हमारे, एक है G1 एक है G2। इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर, मतलब कितने भी आप लगा सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स ही समझिए यहाँ पे, तो कि 10 20 50 जितने भी आप लगाएंगे रूल सेम रहेगा अगर वे सीरीज़ में है या कास्केड में है। ठीक है, तो अब ये आपका फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे आउटपुट क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू था गेन यानी कि G1 इंटू इनपुट यानी कि RS। इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँ आपसे कि आउटपुट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि गेन है आपका G2 इंटू इनपुट, इस केस में इनपुट क्या है आपका G1 R1S। ठीक है, तो इंटू G1 RS। ठीक है, तो अब ये रूल क्या कहता है आपका कि अगर आपके ब्लॉक्स सीरीज़ में हैं, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तो उन सब को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, इसको एक ब्लॉक बना देंगे हम और इस ब्लॉक को कहेंगे हम मल्टीप्लिकेशन G1 G2। यहाँ पर आएगा आपका इनपुट और यहाँ पर आएगा आपका आउटपुट। ठीक है, या फिर इस G को भी आप रिमूव कर दीजिए तो एक ही ब्लॉक बना दीजिए G, यहाँ पर आ गया आपका इनपुट और ये आ गया आपका आउटपुट CS। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि जो G है वो मेरा G1 इंटू G2 के इक्वल है, और जो यानी कि आपका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट क्या है आपका CS जो है वो है आपका इनपुट इंटू गेन यानी कि G1 G2 इंटू RS। RS क्या है आपका यहाँ पर
इनपुट है। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है अगर ब्लॉक्स हमारे सीरीज में हो या कास्केड में हो। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए, वो ये है कि अगर सपोज कीजिए ये मेरे दो ब्लॉक हैं, ठीक है, ये G1 है, ये G2 है, ठीक है, ये इनपुट है, और एक और मेरा ब्लॉक है G3, ठीक है, ये आउटपुट है मेरी CS। अगर यहाँ पर आपका ये टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है तो क्या ये तीनों ही अब भी सीरीज में है? आंसर है इसका नहीं। अगर आपका यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट आ गया है तो उससे पहले पहले के यानी कि G1 और G2 जो है वो ही सिर्फ सीरीज में होंगे, G3 सीरीज में नहीं होगा। अगर मुझे G3 को भी सीरीज में लाना है तो इस टेक ऑफ पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा G1 से पहले, ठीक है, वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे ध्यान नहीं रहिए, अगर टेक ऑफ पॉइंट आ गया है, अगर एक यहाँ पर आ जाता तो G2 और G3 होते और G1 आपका नहीं होता। तो इसको बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं सीरीज में या कैस्केड में तो उनके बीच में कोई टेक ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। अदरवाइज जैसे ये केस है तो इस केस में G1 इंटू G2 होगा और G3 नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में टेक ऑफ पॉइंट आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यहीं पर आप इन रूल्स को अगर क्लियर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की प्रॉब्लम्स पर आएंगे तो आपके लिए इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम बात करें गेट लेवल की या फिर और भी एग्जाम्स हैं, उनमें आजकल ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी ईजी वे में होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने होते हैं, आंसर बड़ी जल्दी आ जाता है क्योंकि टाइम सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है इन एग्जाम्स में। ओके, उसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है वो है ब्लॉक्स इन पैरेलल। अगर हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो पैरेलल में हो, यानी कि इस केस में प्रीवियस केस में हमने देखा था सीरीज में, यहाँ पर पैरेलल में है, तो ये G1 G2 एंड G3 ये हमारे पैरेलल में है, ठीक है। उसी के साथ साथ इन तीनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि इनपुट आ रहा है, इनपुट आएगा तो आप लिख दीजिए RS और ये सभी एक जगह आपके कनेक्ट होंगे तो वहाँ समिंग पॉइंट पर ही आते हैं इनपुट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये समिंग पॉइंट पर आके कनेक्ट हो रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ से हमारा CS यानी कि कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको, तो आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट। तो यहाँ पर गेन है G1 और है RS इनपुट है। यहाँ पर क्या होगा आपका G2 RS, यहाँ पर क्या होगा आपका G3 RS। पैरेलल के केस में क्या होगा, जब भी पैरेलल होंगे तो उस केस में एडिशन होगा, अलजेब्रिकली ऐड होंगे। पिछले केस में हमने देखा था अलजेब्रिकली आपके मल्टीप्लाइड हो रहे थे, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, यानी कि CS जो होगा वो होगा आपका तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि RS G1 प्लस RS G2 प्लस RS G3। RS कॉमन निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पर ये अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो RS कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा G1 प्लस G2 माइनस G3। मैंने माइनस इसीलिए लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, प्लस माइनस वाला। तो आपका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इनपुट इनटू गेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम पैरेलल के केस में क्या करेंगे। अब इनको हम क्या कर सकते हैं कि एक ब्लॉक में भी इनको जैसे हमने पीछे किया था इनको एक रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारा गेन G1 प्लस G2 माइनस G3। मतलब इन तीनों की जगह हम एक सिंपल ये लिख सकते हैं। जब ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे हम तो ये लिखेंगे इन तीनों की जगह पे, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे आपका इनपुट और यहाँ से मिलेगा आपको आउटपुट। ओके, तो ये इसमें ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे टेक ऑफ पॉइंट की बात हमने उसमें की थी सीरीज़ वाले में, अगर यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट आ गया यानी कि ये मेरे G1 है और ये G2 है, ठीक है, ये समिंग पॉइंट है। अभी तक आप देख रहे हैं तो ये हमारे पैरेलल में है, ये आपका RS है और यहाँ पर आपको CS मिलेगा। अभी तक आप देख रहे हैं तो ये आपके पैरेलल में है। लेकिन अगर यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट आ गया ये, ठीक है, तो अब भी क्या ये पैरेलल में है? आंसर होगा नहीं। मैंने आपको बताया अगर टेक ऑफ पॉइंट आ जाए आपका
चाहे वो सीरीज़ का केस हो चाहे वो पैरेलल का केस हो, अगर टेक ऑफ पॉइंट आ गया तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा, यानी कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मुझे हटा के यहाँ ले जाना पड़ेगा, ठीक है, इससे पहले G1 G2 इनसे पहले, तभी मैं उसको पूरे को पैरेलल में ले सकता हूँ। और इसकी शिफ्टिंग हम अगले रूल्स में देखेंगे किस तरीके से शिफ्ट करते हैं हम टेक ऑफ पॉइंट को राइट या लेफ्ट में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा इस टेक ऑफ पॉइंट को, तभी मेरा ये आपका G1 और G2 जो है पैरेलल में होगा, अदरवाइज़ वो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो जब न्यूमेरिकल में होंगे तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारा एलिमिनेट फीडबैक लूप, ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे फीडबैक लूप आ जाए आपका तो उसको एलिमिनेट कैसे करना है, उसके बारे में मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है कैनोनिकल फॉर्म वाले उसमें। तो जैसे कि फीडबैक लूप आपका आया है, यही सेम आप फिर से कंसिडर कर लीजिए, ये G है, ये H है आपका, यानी कि GSHS आप लिख लीजिए। उसके बाद समिंग पॉइंट, फॉरवर्ड पाथ, RS CS, ये फीडबैक पाथ है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, एरर सिग्नल और फीडबैक सिग्नल। तो एलिमिनेट हम किस तरह करेंगे, कहीं पर अगर आपको ये वाला लूप दिख जाए, ठीक है, फीडबैक लूप, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया है इसका ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS प्लस माइनस, प्लस किस केस में लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस GS इंटू HS कब आएगा, वो आएगा आपका नेगेटिव फीडबैक, पीछे भी बता चुका हूँ मैं आपको। उसी तरीके से माइनस किस केस में आएगा, अगर आपने यूज़ किया है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से आप रिड्यूस करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर सपोज कीजिए मेरा एक समिंग पॉइंट है और 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं फीडबैक आती है लिया हुआ है, यानी कि G1 है, ये G2 है और ये H है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सीरीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह हम पूरे की जगह एक ब्लॉक लिख दीजिए, उसमें आ जाएगा आपका G1 इंटू G2, ठीक है। तो आपका जो इस केस में क्या होगा, जहाँ पर आपका GS था तो उसकी जगह पर आप लिख दीजिए G1 G2 अपॉन 1 माइनस या 1 प्लस माइनस G1 G2 H, ठीक है, ये होगा आपका CS अपॉन RS। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से रूल्स को अप्लाई करना है। यहीं पर आपने इसका एग्जांपल देख लिया कि अगर सीरीज़ में आ गया तो पहले हम सीरीज़ को में कन्वर्ट करेंगे इनको, जो कैस्केडिंग में है तो इसकी जगह आप पूरा एक ब्लॉक लिख सकते हैं G1 G2, और फिर जब ये ट्रांसफ़र फंक्शन की बात आएगी तो उसमें आप इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट्स। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जो ऑर्डर है समिंग पॉइंट्स का उनको हम चेंज कर सकते हैं अगर आपके समिंग पॉइंट्स सीरीज़ में हैं, ठीक है, लेकिन आउटपुट जो है उस केस में सेम रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये आपके 2 समिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक समिंग पॉइंट ये है और एक समिंग पॉइंट आपका ये है। यह आपका इनपुट है RS, फॉरवर्ड पाथ चल रहा है हमारा CS, समिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर एक सिग्नल है मेरा B1, एक यहाँ पर है B2 माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट होगा पहले समिंग पॉइंट का उसको मान लीजिए आप Y। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम यानी कि ये वाला समिंग पॉइंट और ये वाला समिंग पॉइंट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अगर ये सीरीज़ में है। किस तरीके से कि आप इसी समिंग पॉइंट को इस वाले समिंग पॉइंट को यहाँ ले आइए फर्स्ट पे, यानी कि ये RS है मेरा और ये हो गया आपका B2, ठीक है, माइनस ये प्लस ही है आपका यहाँ पर भी, और इसी तरीके से इस वाले समिंग पॉइंट को आप इसके बाद लगा दीजिए तो आउटपुट पर आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप y देखेंगे तो y आपका क्या होगा, यानी कि y क्या है, इस पहले समिंग पॉइंट का आउटपुट है, तो y इज इक्वल टू होगा आपका इनपुट यानी कि RS
इंटू सॉरी ये अगर नेगेटिव साइन है तो आर एस माइनस B1, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और सी एस क्या होगा इस केस में, वो होगा आपका y माइनस B2, यानी कि ये y ऐड होगा और ये नेगेटिव साइन है तो माइनस होगा B2, और y की वैल्यू आप रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी आर एस माइनस B1 माइनस B2। तो इस केस में आपको जो आउटपुट मिला है फर्स्ट केस में, इस वाले में अगर इसको मैं फर्स्ट केस कहूँ तो इस केस में मिला है आपको सी एस इज इक्वल टू आर एस माइनस B1 माइनस B2। अब इस केस में देखते हैं हम क्या होता है। इस केस में अगर आप y देखेंगे तो आपको मिल रहा है आर एस माइनस B2, और सी एस क्या मिलेगा इस केस में y माइनस B1। y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आर एस माइनस B1 माइनस B2। दोनों आउटपुट को आप कंपेयर कीजिए दोनों केसेस के, तो आप देखेंगे कि दोनों केस में मेरे को आउटपुट सेम मिल रहा है। तो इससे पता लगता है कि अगर मेरे दो समिंग पॉइंट्स आपके सीरीज़ में हैं तो उनको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट पे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन अगर इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ये हमारे दो समिंग पॉइंट हैं, इनके बीच में एक ब्लॉक आ जाए, ठीक है, यानी कि एक ब्लॉक आ गया G1, तो क्या अब भी मैं ये रूल अप्लाई कर सकता हूँ? तो आंसर होगा नहीं, आप ये रूल अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस शर्त यही है कि दोनों समिंग पॉइंट सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, उनके बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कोई ब्लॉक आ गया तो अब हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए अगर कोई ब्लॉक आ गया है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक और इसमें रूल ये समझ लीजिए कि कई बार हम क्या करते हैं कि स्प्लिट भी कर देते हैं समिंग पॉइंट्स को दो समिंग पॉइंट में। जैसे कि एक ये मेरा समिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एक G है और यहाँ पर H है। इनपुट और एक सिग्नल आपका ये आ रहा है, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं B। ये है आपका CS। स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि ये जो समिंग पॉइंट है, अब आप देखिए एक सिग्नल आपका ये आ रहा है कि आ रहा है, तो इस समिंग पॉइंट को हम दो में स्प्लिट कर देंगे। दो में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा हमारा कि एक समिंग पॉइंट आप पहले लगा दीजिए, ठीक है, ये आपका इनपुट आ ही रहा है इसमें, और ये वाला जो सेम इनपुट है ये आपका यहीं आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा। एक और जो समिंग पॉइंट है, ये नीचे जो सिग्नल आ रहा है इसको हटा लीजिए, इसको आप यहाँ पर आप देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, H, ठीक है, तो ये CS है। तो अब आपने देखा कि हमने क्या किया, एक जो ये मेरा समिंग पॉइंट था इसको दो में स्प्लिट कर दिया, यानी कि एक सिग्नल तो मेरा ये हो गया B वाला, ठीक है, ये वाला समिंग पॉइंट इसमें आ गया है। उसी के साथ साथ जो दूसरा समिंग पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है, उससे मेरा एक कैनोनिकल फॉर्म या सिंपल फॉर्म बन गई है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जब ये न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको वहाँ पर और बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये बन गया है तो इसको आप इजीली मतलब इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, या आप इसको कह लें G/1 प्लस माइनस GH, ठीक है, जो हमने पीछे किया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये रूल्स डीपली मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि जब प्रॉब्लम्स आएँ तो आप सिर्फ देखकर ही प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें कि सबसे पहले हमें काम क्या करना है। और अगर डिटेल में आपने पढ़ा हुआ होगा तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा रूल है, रूल नंबर 5, वो है कि हमें शिफ्ट करना है समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक ब्लॉक है G, उसके बाद कोई समिंग पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इनपुट है ये आपकी RS और ये है आपकी CS। सिग्नल आ रहा है इसमें X, पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं कह रहा हूँ कि इस समिंग पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है ब्लॉक से पहले, यानी कि यहाँ पर। तो शिफ्ट करेंगे तो आप किस तरीके से आएगा, ये इससे पहले आ जाएगा। यानी कि जब भी आप शिफ्ट करें, उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जब भी आप शिफ्ट करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका आउटपुट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, आउटपुट सेम रहना चाहिए, आप शिफ्टिंग कैसे भी करें।
ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे कि शिफ्टिंग करेंगे हम इसकी समिंग पॉइंट की ब्लॉक के बाद, या फिर टिक ऑफ पॉइंट को पहले लेंगे या बाद में लेंगे। सभी में ध्यान ये रखना है कि आउटपुट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। इस केस में अगर आप आउटपुट देखें तो आउटपुट आपका क्या मिल रहा है, x प्लस आर एस इंटू जी। अब आप आई होप कि समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे शिफ्ट करना है ये समिंग पॉइंट इससे पहले, तो शिफ्ट करेंगे तो ये समिंग पॉइंट लगा दिया है, ये मैंने ब्लॉक लगा दिया है जी। ठीक है, ये मेरा आउटपुट है और इनपुट साइड है। अगर आपको क्या करना है, आउटपुट चेंज नहीं होने देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक ब्लॉक आप लगाएंगे 1/g समिंग पॉइंट के साथ में, यानी कि समिंग पॉइंट से पहले आप एक ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन 1/g होगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, अब इस केस में आप आउटपुट देखिए तो CS इज इक्वल टू आपका क्या होगा, g इंटू ये, यानी कि RS प्लस x/g, यही आएगा ना। अब g की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस RS इंटू जी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन था आपका और ये वाला ट्रांसफ़र, ये जो आउटपुट था और ये वाला जो आउटपुट है, वो दोनों ही केस में आपके सेम आए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना है तो मुझे उस समिंग पॉइंट में एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन 1/g होगा। ये सिंपल है, ये अगर g है तो 1/g, यहाँ पर 5 होता है तो यहाँ पर 1/5 अगर मैं इसको कर रहा हूँ। सिंपल है, शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे बहुत ही ईजी है। कि ध्यान में रूल्स ये रखने हैं कि समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसका जो इन्वर्स है, ठीक है, उसका आपको समिंग पॉइंट के साथ में लगा देना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसे लगते हैं आपको, पसंद आते हैं नहीं आते हैं। और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपने यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कमेंट करके बताएं कैसे लगते हैं लेक्चर। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी